नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं समझ नहीं पाता कि अपने डिप्टी सीएम केशव मौर्य बार बार मजे क्यों लेते हैं। मजे लेते हैं, योगी जी से नाराज हैं या कोई और रणनीति है। पिछले दिनों लखनऊ में 2 बड़े पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन हुए थे और दोनों में केशव मौर्य गायब। अब आज फिर एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जो कह रहे हैं उसके बड़े बड़े लंबे अर्थ निकलते हैं। केशव मौर्य पर चर्चा करेंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। अगर आपको लगता है कि हम गोदी मीडिया नहीं हैं, हम ईमानदारी से, दम से, हिम्मत से अपनी बात कहते हैं, सरकार से बिना डरे अपनी बात कहते हैं और सरकार जो खबरें चाहती नहीं है दिखे वो हम दिखाते हैं। तो एक नीचे लाइन चल रही है, संभव हो सके तो थोड़ा आर्थिक सहयोग करिए, हम मजबूती के साथ अपनी बात कह पाएँ। हम सरकार से कोई पैसा, कोई विज्ञापन लेना नहीं चाहते। तो मैं बात कर रहा था केशव मौर्य की रणनीति की, लेकिन केशव मौर्य से बात करने से पहले बीजेपी के एक और विधायक हैं, गजब विधायक हैं, बलिया के सुरेंद्र सिंह। पहले बात उन पे कर ली जाए, फिर हम लोग केशव मौर्य पे बात करते हैं। विधायक जी को ओपी राजभर का समाजवादी पार्टी में जाना इतना बुरा लगा कि विधायक जी ने ओपी राजभर की तुलना भैंसे से कर डाली। नेताओं की तुलना भैंसे से। हमने वो भैंस का बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक बार आजम खान साहब की भैंस ढूंढने के लिए सब परेशान हो गए थे, तो वो जो है भैंस फिर आ गई, भैंस ही भैंसा आ गया। अब विधायक हैं, सोचिए आप, ये विधानसभा में बैठते हैं, ये आपके भाग्य विधाता है, और बात कैसे कर रहे हैं। ओपी राजभर इतने बुरे हो गए कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए। जब भारतीय जनता पार्टी उनको अपने संग ला रही थी तो बहुत बढ़िया थे, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया तो बहुत बढ़िया थे, बीच में सदन देव सिंह के चाय पकौड़ी खाने चले गए थे तब भी बढ़िया थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में आ गए तो बुरे हो गए। सबसे ज़्यादा मजेदार गोदी मीडिया का आया। बीच में एक दिन एक बयान दे दिया उन्होंने कि हम भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं, इस टाइप का गोलमोल जवाब था। अब तमाम गोदी मीडिया के चैनल इतने खुश हो गए कि जितने बीजेपी के लोग खुद खुश नहीं होंगे। मतलब ये गोदी मीडिया वाले चैनल दिन भर दिखाने लगे राजभर का कितना प्रभाव है, राजभर के आने से पूर्वांचल में इतनी सीटें प्रभावित हो जाएंगी, पिछड़ी जाति में संदेश आएगा, राजभर के हेलीकॉप्टर, यानी क्या 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 क्या। अचानक राजभर ने अखिलेश यादव के साथ बात करते हुए एक वीडियो ट्वीट कर दिया। और राजभर स्मार्ट आदमी है, जानते हैं किस समय ब्रांडिंग होनी है। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर के एयरपोर्ट के उद्घाटन पे भाषण दे रहे थे, उसी समय राजभर ने ये ट्वीट कर दिया। अब वो जो गोदी मीडिया के चैनल उनको पसीने आ गए। वो राजभर की इतनी तारीफें कर चुके थे कि अचानक वो बैक गियर कैसे लगे। थोड़ी सांस ली, थोड़ा पानी पिया, फिर चलने लगा कि अरे राजभर तो जब बीजेपी में आए थे तभी उनको 4 सीटें मिली थी, उससे पहले तो राजभर कभी जीते ही नहीं थे। आप अगर उन दिनों के आपके रिकॉर्ड में अगर चैनल में हो, आप जियो पे जाएंगे और पीछे बैक में वो चैनलों को देखेंगे, गोदी मीडिया वालों को, तो आप हंसेंगे कि अखिलेश यादव से मिलने से पहले राजभर मतलब इस उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े ब्रांड थे कुछ चैनलों पे, और जैसे ही अखिलेश यादव से मिल गए तो उनकी हैसियत खत्म हो गई। तो ये गोदी मीडिया है, हम इस जैसे हो नहीं सकते, इसीलिए आपके सहयोग से हम चैनल चलाने की सोच रहे हैं। हम सरकार से कोई मदद नहीं मांगते। अब राजभर के लिए जब वो हो गए तो कुछ लाल पीले तो हुए लोग, अब चैनल के अलावा कुछ नेता भी लाल पीले हुए। तो विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बहुत ही घटिया बयान दिया। सुनिए आप, जरा विधायक जी के बयान को सुनिए। से मिले हैं तो क्या मायने लगाया जा रहा है? क्या मेरे भाई देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार मैं कहानी कह रहा था कि एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें। तो उसने जो है उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खुद धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहां बैठता था वहां बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जिससे इंसान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहां किसी तरह से वो रहा, चलता रहा, छुट्टी दी गई, और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहां गड्ढा मिलता है वहां गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है वो संस्कार गलत जगह पर, गंदे जगह पर खींच के लेके चला जाता है। तो ये हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग एक इंसान बना ले, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात
नहीं है, वो प्रकृति प्रदत्त चीज है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। तो जो पाक में ही आनंद पाया है वो कभी अच्छे जगह पर रहने का प्रयास नहीं करेगा, यही मैं कर सकता। तो ओम प्रकाश राजभर वैसा है? निश्चित रूप से मैंने संस्कार वही है, संस्कार वही है। भैंसा मतलब भैंसा थोड़ी होता है, स्वभाव उसका। तो निश्चित रूप से जो वो एक संस्कार है ओम प्रकाश राजभर को, बताइए पवित्र गंगाजल में नहा करके कोई पोखरे में स्नान करने जाए तो इसको क्या कहेंगे? अथवा होता है कि हम जो है हम नहा रहे हैं समुद्र में, वो तो नदी भी नहीं है, वो पोखरा है। समाजवादी पार्टी क्या है? एक सीमा के अंदर काम करने वाली पार्टी है, जो परिवार के अंदर, जाति के अंदर काम करने वाली पार्टी में जाकर के तुम पोखरा में नहा रहे हो। यहाँ समुद्र है, गंगाजल है, इस गंगाजल में तमाम नदियां मिलकर के एक सुंदर रूप धारण करती हैं। वो समाज है भारतीय जनता पार्टी। तो इसके संस्कार का दोष है, उसका दोष नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर सपा अगर हमको एक भी सीट नहीं देगी तो भी मैं सपा के साथ गठबंधन कर। अब ओपी राजभर कम तो है नहीं, उन्हें पता है कि राजनीति में जो बॉल आ रही है सामने उस पर छक्का कैसे मारा जाता है। विधायक जी का वीडियो आया सामने, ठाकुर साहब विधायक जी हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में सिंह इज किंग, तो स्वाभाविक है सिंह साहब पे एक बढ़िया छक्का मारने की रणनीति राजभर जी को पता थी। और राजभर जी ने यह ट्वीट कर दिया, उसमें लिखा, भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज को भैंसा कह रहे हैं। कहा उन्होंने राजभर जी को, लेकिन राजभर जी ने पूरा पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित पूरे समाज को जोड़ दिया। कहा लिखा कि भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित समाज को भैंसा कह रहे हैं। समाज के लोगों सुनो, ये तुम्हें क्या कह रहे हैं, चुनाव आ रहा है, इन्हें बता देना कौन क्या है। बीजेपी आरएसएस, वो आरएसएस को भी लिया है राजभर जी, बीजेपी आरएसएस की नज़र में पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित समाज भैंसा हैं, तो इनके बीच में वोट मांगने मत जाना। एक जबरदस्त सिक्सर मारा ओपी राजभर ने। उनके बेटे हैं अरुण राजभर, उन्होंने भी मौके पर सोचा कि यह मौका बढ़िया है, उन्होंने भी ट्वीट किया, भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह पिछड़ा, दलित, शोषित और वंचित समाज की तुलना भैंसे से की है उन्होंने। भाजपा में रहने वाले पिछड़े नेताओं केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह जी, अब आपकी जुबान खुलेगी या आप खामोश रहेंगे? पिछड़े समाज को अपमानित किया जा रहा है। 2022 में बीजेपी को पिछड़े अपने वोटों से बताएंगे कि हम क्या हैं। उन्होंने, उनके साहबजादे ने तुरंत केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह, क्योंकि बीजेपी के पास यही दो नेता पिछड़ी जाति के चेहरे के रूप में बचे हैं, उन पर हमला बोला कि आपका क्या कहना है। अब बीच में समाजवादी पार्टी भला कैसे खामोश रहती? समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक के अखिलेश यादव के बेहद करीबी एमएलसी हैं उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह भी कूदे और उदयवीर सिंह ने लिखा, कोई अचरज की बात नहीं है, ये भाजपाई पहले सपा बसपा को सांप और बिच्छू कह चुके हैं। बस वंचितों को ये ध्यान देना है कि इन बददिमाग लोगों को ऐसी वोट की चोट मिले कि पूरी सरकार ही नहीं, पार्टी भी चार गुलाटी मारकर उल्टे मुंह कहीं पड़ी हो। तो जाहिर है कि वो जो सुरेंद्र सिंह ने बयान दिया वो केवल राजभर को था, और राजभर ने अपना बयान पूरे पिछड़े समुदाय से जोड़ लिया। अब सुरेंद्र सिंह का ये बयान बीजेपी की गले की फांस बन रहा है। गांव-गांव में ये वीडियो वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही, हम लोग कहते थे कि ये पार्टी ऊंची जाति की है, ये पार्टी ठाकरों की है, ये पार्टी पंडितों की है, ये पार्टी बनियों की। अब देखो एक ठाकुर साहब विधायक किस तरह पिछड़े समाज को गालियां दे रहे हैं। तो वो जो राजनीति में कब किस बात का कितना अनर्थ निकल जाए, वो मैंने सुरेंद्र सिंह के इस बयान को देखा। सुरेंद्र सिंह के इस बयान ने भाजपा को खासा नुकसान पहुंचा दिया। अब बात करते हैं अपने प्यारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी की। केशव मौर्य और सीएम योगी जी के बीच में सास बहू का रिश्ता उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से सरकार बनी है। दरअसल 2017 में जब सरकार बनी नहीं थी तो पूरे प्रदेश में जो होर्डिंग लगाए गए थे उसमें अपने योगी जी कहीं नहीं थे। उसमें अमित शाह थे, नरेंद्र मोदी थे, केशव मौर्य थे। केशव मौर्य को वहां रखने का कारण यह था कि अमित शाह चाणक्य हैं, उनकी एक ये प्लानिंग थी कि जो पिछड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश की, उसको अगर अपने साथ ले आओगे तो बहुत बड़ी जीत होगी। पूरी व्यू रचना तैयार की थी। तो उत्तर प्रदेश का चेहरा पिछड़ा कौन हो, तो केशव मौर्य होर्डिंग पे लगाए गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं खुद पिछड़ी जाति का नेता हूं। इस तरह पूरा माहौल बना था और पिछड़ी जातियों ने भी जमकर वोट किया था।
मगर जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो एक हवाई हेलीकॉप्टर उतरा, उसमें रेवेन का चश्मा लगाए हुए योगी आदित्यनाथ उतरे और मुख्यमंत्री बन गए। अगर मुख्यमंत्री बन भी गए तब भी केशव मौर्य को थोड़ा सहेज के रखते तो भी ठीक था। केशव मौर्य की अगले दिन से खुलेआम बेइज्जती शुरू हो गई। पहले पंचन दर पे जहाँ पे केशव मौर्य ने अपना दफ्तर बनाया था, नेम प्लेट लगाई थी, वो नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी गई। बार बार उनके ठेके को इशारा किया गया, बदनाम करने की, बीजेपी के ही अंदर के लोगों ने बदनाम करने की कसर नहीं छोड़ी और हर तरफ से केशव मौर्य को घेराबंदी करने की कोशिश चलती रही। केशव मौर्य के विभाग में वो अफसर तैनात किए गए, उनसे कहा गया कि बात नहीं माननी है केशव मौर्य की। केशव मौर्य परेशान रहे, पीडब्ल्यूडी के ठेकों की लगातार जांच वांच कराने की बातें चलती रही। तो केशव मौर्य भी उनको लग गया कि मौका सही आएगा तो हम जवाब देंगे। और जब उत्तर प्रदेश का चेहरा कौन होगा तो केशव मौर्य ने साफ ऐलान कर दिया, चेहरा दिल्ली तय करेगा, केंद्र चुने हुए विधायक तय करेंगे। और दिल्ली को भी समझ में आ गया कि केशव मौर्य की अगर बगावत हो गई तो पार्टी 100 से नीचे आ जाएगी। लिहाजा दिल्ली से कहा गया मुख्यमंत्री जी को अगर रहना है कुर्सी पे और अगले संभावना देखनी है तो केशव मौर्य के घर जाइए और चाय पीजिए। तो कभी ना झुकने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार झुके, केशव मौर्य के घर गए। लेकिन केशव मौर्य जानते थे कि जब विरोधी अगर बहुत विनम्र हो जाए तो खतरे की संकेत हो जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक कहावत है कि जहाँ सांप जब सीधा होता है इसका मतलब वो अगले अटैक की तैयारी कर रहा होता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल ऐसी तुलना मेरे करने का कोई इरादा नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड मुख्यमंत्री हैं, अपने हिंदुत्व का चेहरा है, तो वो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं करता कि अपने खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक FIR करा दूं। मैंने सिर्फ एक कहावत बताई है। खैर, उस लड़ाई के बाद बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि केशव मौर्य ने बयान दिया कि पिछड़ी जातियों की उपेक्षा करके कोई भी सरकार नहीं बना सकता। साथ ही फिर कहा कि पार्टी का नेता कौन तय होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चुन के आए विधायक तय करेंगे। इन दोनों बयानों का अर्थ सीधा था कि विधायक बैठेंगे, विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन है। और योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर चुनाव के बाद विधायक बैठे, अगर सरकार बनने की स्थिति आई, विधायक बैठे तो विधायक कम से कम उनको तो नहीं चुनेंगे। इस बीच में फिर केशव मौर्य की थोड़ी उपेक्षा हुई तो केशव मौर्य ने बयान दिया, इलाहाबाद में बयान दिया और कहा कि जो अफसर हैं वो कान खोल के सुन लें, अगर उनके अंदर मन में जरा सा भी संदेह है तो हमारी सरकार फिर से आ रही है, 300 से ज्यादा सीटों से आ रही है। सुनिए केशव मौर्य जी ने क्या कहा। जिले के भी जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी सब यहां पर मौजूद हैं। यहां पर हमारे विभाग के PWD के भी हमारे सभी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। मैं एक बात बहुत खुले मन से कहता हूं, एक स्पष्टता सबके मन में रहनी चाहिए। मेरे मन में पूरी स्पष्टता, 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये मेरी पूरी स्पष्टता है। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई गलत फहमी में रह करके, चाहे मेरा बूथ अध्यक्ष हो और चाहे मेरे जिला का अध्यक्ष हो, चाहे कोई मेरे मोर्चा प्रकोष्ठ का हो, चाहे प्रदेश और क्षेत्र का कोई पदाधिकारी हो, उससे आप सब लोग डिप्टी CM से कम मत समझिए। यहां जो मंच बैठा उनसे कम मत समझिए। अगर केशव प्रसाद कुछ कह रहा है, आप वो काम कर रहे हो, और मेरा बूथ अध्यक्ष अगर कुछ कह दे, मेरा शक्ति केंद्र का जो संयोजक है वो कुछ कह दे, मेरा मंडल अध्यक्ष कुछ कह दे, मेरे जिले का कोई पदाधिकारी कुछ कह दे, मेरे माननीय जनप्रतिनिधिगण कुछ कह दे और उसको आपने नहीं सुना, तो भाई देखिए केशव प्रसाद उस अधिकारी को कभी क्षमा नहीं करता। आप सब लोग। अब बड़ा सवाल यह है कि केशव मौर्य ने क्यों कहा कि अधिकारियों के मन में ये डर है, ये संदेह है या शंका है तो कान खोल के सुन लें। मतलब साफ है, उन्होंने संकेत दिया कि ब्यूरोक्रेसी मान रही है कि सरकार नहीं आ रही है। मेरे एक बहुत करीबी IAS अफसर हैं, उन्होंने एक और बड़े IAS अफसर के बारे में बताया जो मुख्यमंत्री जी के आजकल नाक का बाल बने हुए हैं। उन्होंने कुछ इन्वेस्टर से कहा कि अभी रुक जाइए, देख लीजिए, दिल्ली दरबार का इशारा देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री के आसपास बहुत जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ब्यूरोक्रेसी की लाइन क्लियर है, इन 2 महीनों में जितना पैसा कमा सकते हो उतना कमा लो। एक टैबलेट देने की, एक लैपटॉप छोटा सा देने की बात करी है मुख्यमंत्री जी ने कि स्टूडेंट्स को वो लैपटॉप देंगे, टैबलेट जो होता है वो देंगे। सैकड़ों करोड़ की खरीद होनी है और उस खरीद में भ्रष्टाचार की पूरी फाइल तैयार हो चुकी है। कौन व्यक्ति सप्लाई करेगा, किसका कमीशन देगा, ये पूरी प्लानिंग है। कैसे जैम में वो शर्तें डाली जाएंगी जो एक खास कंपनी को मिले, कौन लोग सप्लाई करेंगे, कितना कमीशन देंगे, इसकी व्यू रचना बन गई है।
योगी सरकार के अफसर, मैं लास्ट में कह रहा हूं, योगी सरकार के अफसर योगी जी को जाते जाते एक बहुत बड़ा डेंट देने वाले हैं। योगी जी अगर बचा पाए तो मुझे थैंक यू जरूर कहिएगा। इस टैबलेट खरीद में धांधली की बहुत बड़ी रचना आपके करीबी एक अफसर ने बना ली है। करोड़ों रुपए की रिश्वत की बात हो चुकी है, फाइल में क्या क्या होगा इसकी तैयारी हो चुकी है, और ये टैबलेट जाते जाते अगर उन्हीं के मन मर्जी चली तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा दाग लगा के छोड़ेगा। ध्यान रखिएगा, फाइल पे साइन करते समय आपके इर्द गिर्द जो गोला है उसमें कई सांप आपको डसने को तैयार बैठे हैं, आप कल्पना भी नहीं करेंगे। कुछ बड़े नौकरशाहों के बड़े खेल की जानकारी मैं आपको 1 महीने के भीतर दूंगा कि आपके करीबी रहने वाले अफसरों ने किस किस तरह मिलके किस तरह करोड़ों की जायदाद इकट्ठा कर ली है। लेकिन मैं फिर आपसे आगाह करूंगा, इस टैबलेट की खरीद में लेंस लगा के ईमानदार अफसरों को बीच में रख दीजिएगा, वरना एक बहुत बड़ा स्कैंडल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। खैर, मैं बात ये कर रहा था कि केशव मौर्य ने क्यों कहा कि अफसरों कान खोल के सुन लो कि हमारी सरकार आने वाली है। तो संकेत क्या था केशव मौर्य को, कि ब्यूरोक्रेसी को संदेश था या फिर बाकी लोगों को संदेश था कि यह भावना अभी से लोगों के मन में बैठ रही है कि सरकार जा सकती है, इसलिए काम करने की शैली बदल गई है। जाहिर है केशव मौर्य के इस बयान के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है अगर केशव मौर्य को नहीं मनाया गया, नहीं मैनेज किया गया, तो इस तरह के बयान पार्टी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या होगा इन बयानों की रणनीति का, हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज चैनल, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच सच खरी खरी बिना डरे आपसे बात करता है, आपसे संवाद करता है। अंत में फिर अनुरोध, एक छोटी सी आपकी आर्थिक मदद हमें बेबाकी से बोलने के लिए उत्प्रेरित करेगी, हिम्मत देगी। थैंक यू।